हर कोई सोचता है कि वह सिर्फ एक शक्तिहीन गांव का लड़का है, लेकिन वह इतिहास का सबसे बड़ा राजा बन गया है। बहुत समय पहले ग्रे नाम का एक व्यक्ति एक अनाथ होने से लेकर पूरी पृथ्वी के विजेता के लिए गुलाब था। कोई भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता था और जो लोग कोशिश करते थे उन्हें बेरहमी से ग्रह से मिटा दिया जाता था। हालांकि यहाँ तक कि दुनिया की सारी शक्ति के साथ वह अपने जीवन से असंतुष्ट महसूस करता था क्योंकि वह अकेला था। फिर एक दिन उसने अचानक खुद को एक अथाह समुद्र में डूबते हुए पाया और एक आवाज ने उसे अपने अगले जीवन में प्रकाश की तलाश करने के लिए कहा। राजा को एहसास हुआ कि वह सिर्फ मर गया था और अगले ही क्षण उसने दो अज्ञात लोगों के साथ अपने सिर के ऊपर लगे एक मंद रोशनी वाले कमरे में अपनी आंखें खोली। उन्होंने उसे आर्थर कहा और एक दूसरे को यह बताते रहे कि उनके बेटे ने उन्हें कितना फिर से जोड़ा। भले ही उन्हें पता नहीं था कि ये लोग कौन थे या अब वह कहाँ थे, उन्हें अब एहसास हुआ कि उन्हें अपने पिछले जीवन से पूरी चेतना और ज्ञान के साथ पुनर्जन्म हुआ था। महान राजा, जो अब सिर्फ एक साधारण शिशु है, अपने नए जीवन को आर्थर के रूप में अविश्वसनीय रूप से शर्मनाक लगता है। वह अपने शरीर को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता है और एक बच्चे की तरह काम कर रहा है, जबकि उसके माता पिता अपने डायपर को साफ करते हैं जो उसे शर्म से भर देता है। एक दिन आर्थर अपने पिता को अपने शरीर को मजबूत करने के लिए जादू का उपयोग करते हुए देखता है ताकि वह सिर्फ एक पंच के साथ अपने खेतों को हल कर सके और फिर उसकी मां घायल होने के बाद उसे ठीक कर दे। यह पहली चीज है जो उसे उत्सुक बनाती है और उसे पता चलता है कि यह दुनिया पृथ्वी नहीं है क्योंकि इसमें जादू है। जल्द ही आर्थर को पता चलता है कि उनके पिता एक साहसी हैं जो अक्सर अपने दोस्तों के साथ राक्षसों का शिकार करने के लिए बाहर जाते हैं। वह पता लगाता है कि चूंकि इस दुनिया के सभी लोगों को हथियार रखने की अनुमति है, इसलिए यह एक खतरनाक जगह होनी चाहिए और खुद को बचाने के लिए जितनी जल्दी हो सके मजबूत होने का फैसला करता है। दुर्भाग्य से वह दिन अभी भी बहुत दूर है क्योंकि वह अभी भी एक बच्चा है जो जब भी उसकी मां उसे एक लोरी गाती है तो सो जाना शुरू कर देता है। हालांकि वह जल्द ही उस बारे में अपनी निराशा को खत्म कर देता है और इन शांतिपूर्ण क्षणों का आनंद लेना शुरू कर देता है क्योंकि अपने पिछले जीवन में वह हमेशा हत्यारों के खतरे में था जो उसे अपनी नींद में निशाना बना रहा था। कुछ महीने बीत जाते हैं और आर्थर आखिरकार घर के चारों ओर रेंगना शुरू कर देता है। वह सो जाने का नाटक करता है ताकि उसकी मां उसे अकेला छोड़ दे और फिर अपने घर में पुस्तकालय में घुस जाती जहां वह इस दुनिया की जानकारी के लिए किताबें खोजने लगती है। वह पाता है कि वह जिस महाद्वीप पर रह रहा है उसके पास दक्षिण में बौनों का देश है और उत्तर में कल्पित बौने का देश है। मानव देश एक राजा द्वारा शासित है, लेकिन उसके पिछले जीवन के विपरीत राजा का बेटा इस दुनिया में नया राजा बन जाता है और खाली सिंहासन के लिए मौत के लिए कोई लड़ाई नहीं होती है। फिर वह एक और पुस्तक पाता है जो उसे जादू के बारे में बताती है और आर्थर को पता चलता है कि जादू का कारण यह है कि यह दुनिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में बहुत पीछे है। वह सीखता है कि लगभग 1% आबादी जादू का उपयोग कर सकती है और किसी व्यक्ति की जादू की क्षमता अक्सर उनके माता पिता की क्षमता से तय की जाती है। पुस्तक उसे बताती है कि दो मुख्य प्रकार के जादू उपयोग करता है। पहले ऑक्समेंटर्स हैं जो अपनी शारीरिक क्षमताओं को मजबूत करने और योद्धाओं के रूप में लड़ने के लिए मैना का उपयोग करते हैं। दूसरी श्रेणी काम्बर्स की है जो जादूगरों की तरह अपने शरीर के बाहर मैना को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आर्थर को पता चलता है कि उनके पिता एक संवर्धक हैं, लेकिन वह सोचता है कि उसकी मां उसकी चिकित्सा शक्तियों के कारण एक विशिष्ट संयोजक नहीं है। वह उस बारे में सोचना बंद करने का फैसला करता है और जादू उपयोगकर्ता बनने के तरीकों को पढ़ता है। पुस्तक उसे बताती है कि जादू का उपयोग करने के लिए एक जादूकोर की आवश्यकता है जो शरीर के अंदर मैना को एक ही बिंदु पर केंद्रित करके बनता है। अधिकांश लोग इसे प्राप्त करने में सक्षम होते हैं केवल जब वे यौवन से टकराते हैं और उन्हें एक मजबूत और प्रयोग करने योग्य मन कोर बनाने में वर्षों लगते हैं। आर्थर हालांकि पहले से ही एक समान अवधारणा के बारे में जानता है। अपने पिछले जीवन में वह काई नामक अपने शरीर की आंतरिक ऊर्जा में हेरफेर कर सकता था और उसके शरीर के अंदर एक काई कोर का निर्माण करना एक मन कोर बनाने जैसा था। आर्थर अपने शरीर के अंदर अपने मन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देता है, उम्मीद करता है कि वह इस दुनिया में मजबूत बनने के लिए पहला कदम उठा सकता है। लेकिन जैसे ही वह अपनी मन कोर बनाने वाला है, उसकी मां उसे ढूंढती है और उसे वापस अपने बिस्तर पर ले जाती है। 2 साल एक फ्लैश में गुजरते हैं और एक दिन जबकि आर्थर की मां उसके बारे में एक डायरी प्रविष्टि लिखने में व्यस्त है, वह अपने पिता से तलवारबाजी सीखने के लिए बाहर जाता है। जैसे वह एक लकड़ी की छड़ी को तलवार की तरह झूलता रहता है, उसकी मां बाहर आती है और वह अपने पति पर अविश्वसनीय रूप से उग्र है कि वह अपने बेटे को एक तलवार का उपयोग करने के लिए सिखा रहा है जब उसने सिर्फ चलना सीखा। यह आर्थर के लिए कोई नई बात नहीं है, जिसने अब महसूस किया है कि उसकी मां घर की असली मालिक है। उसकी मां भी उसे कभी कभी पास के शहर में ले जाती है और आर्थर हमेशा खुश रहती है क्योंकि यह उसे इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखने की अनुमति देता है। वह हथियारों से लेकर इस दुनिया में पाए जाने वाले अजीब सामानों तक हर चीज में रुचि दिखाता है, लेकिन वह जिस चीज के बारे में सबसे उत्सुक है वह जादू है और शहर में होने से उसे इसे करीब से देखने का सबसे अच्छा मौका मिलता है। इन यात्राओं के अलावा आर्थर अपने माता पिता के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जीता है और हालांकि वह एक शिशु के शरीर में फंसने के बारे में असहज है, वह धीरे धीरे शांतिपूर्ण जीवन को पसंद करता है। उनके माता पिता उनकी सभी जरूरतों का ध्यान रखते हैं और यह उन्हें अपने पिछले जीवन में अनाथालय में बचपन की याद दिलाता है जहां वह एक परिवार के लिए सख्त कामना करते हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं कभी भी सच नहीं हुई। एक दिन आर्थर अपने पिता को अपने मोनोकोर को मजबूत करने के लिए जादू का अभ्यास करते हुए देखता है।
वह वास्तव में उससे देखने और सीखने के लिए उत्साहित है, लेकिन उसके पिता केवल अपने मन का उपयोग करके जमीन से कुछ पत्थरों को उठाने का प्रबंधन कर सकते हैं। आर्थर प्रभावित नहीं है क्योंकि अपने हाथों से पत्थरों को चुनना तेजी से होगा। लेकिन फिर उसकी मां उसके पास आती है और उसे बताती है कि यह उसके पिता का सबसे अच्छा शॉट नहीं था और वह दूसरे दौर से बेहतर प्रदर्शन करता है। आर्थर के पिता इस बार अपनी पत्नी को प्रभावित करने के लिए फिर से अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हैं और पृथ्वी को हिला देने वाले शक्तिशाली हमलों की एक श्रृंखला जारी करते हैं। आर्थर वास्तव में इस बार अपने पिता के कौशल से प्रभावित हैं और उनकी मां को यकीन है कि जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह एक मजबूत योद्धा भी बन जाएगा। आर्थर इसे तुरंत करने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन उसकी मां ने उसे झपकी के समय के लिए दूर ले जाने का फैसला किया। वे रास्ते में पुस्तकालय से गुजरते हैं और आर्थर अपनी मां के साथ विनती करते हैं कि वह किताबें पढ़ना चाहते हैं। वह सख्ती से उसे मना कर देती है, लेकिन वह उसे एक निर्दोष दलील दे रही है कि वह विरोध नहीं कर सकती। अंत में वह उसे किताबों के साथ अकेला छोड़ देती है, जबकि वह अपने पति के साथ रहने के लिए बाहर जाती है। और आर्थर ने अपने शरीर के सभी मन को अपना मन कोर बनाने के लिए ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया, जिसे वह पिछले 2 वर्षों से करने की कोशिश कर रहे हैं। उसे लगता है कि वह एक सफलता के कगार पर है, और फिर अचानक उसके मोनोकोर्स ने उसके शरीर के अंदर बना दिया। नतीजतन एक शक्तिशाली विस्फोट घर से उड़ जाता है और आर्थर के पिता अपनी पत्नी की रक्षा करने की कोशिश करते हुए घायल हो जाते हैं। वे दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनका बेटा खतरे में है। लेकिन जब वे अंदर जाते हैं तो वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकते जब वे आर्थर को एक सुनहरी चमक के साथ आकाश में तैरते हुए देखते हैं। आर्थर उन्हें एक स्मॉग मुस्कान देता है, यह घोषणा करते हुए कि आखिरकार अब जादू का उपयोग कर सकता है। वह जमीन पर चढ़ जाता है और उनकी ओर चलना शुरू कर देता है। अचानक छत से मलबा उसकी ओर गिरता है। वह घबराता है, इस डर से कि यह उसके जीवन का अंत होने जा रहा है, लेकिन उसके माता पिता दोनों ही उसे गिरते हुए मलबे से सुरक्षित रखने के लिए उसकी ओर इशारा करते हैं। आर्थर को इसके बाद ही पता चलता है कि उसके माता पिता का कर्तव्य है कि वह उसे सुरक्षित रखें। लेकिन जब वे रोने लगते हैं तो वह भ्रमित हो जाता है। अपने पिछले जीवन में उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया, और यहाँ तक कि अन्य बच्चों के माता पिता ने कभी भी गर्व या निराशा के अलावा कोई भावना नहीं दिखाई। जैसा कि वह सोचता है कि यह नया एहसास क्या है, आर्थर भी रोना शुरू कर देता है, सहज रूप से अपनी मां से चिपक जाता है। उसके बाद कुछ साल गुजरते हैं और आर्थर अब एक युवा लड़का है जो अपने पिता रेनॉल्ड्स से लड़ाकू कौशल सीखना शुरू कर रहा है। उसे और उसके पिता बगीचे में आमने सामने खड़े हैं, जहां उसके पिता उसे अपने बेशकीमती दस्ताने सौंपने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्थर इसे अस्वीकार कर देता है क्योंकि वह जानता है कि उसके पास इस उम्र में उन्हें पहिया करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है। इसके बजाय वह एक लकड़ी की तलवार उठाता है और उसके पिता भी ऐसा ही करते हैं। आर्थर तुरंत कार्रवाई में कूद जाता है, अपने पिता पर लगातार 3 हमलों को उतारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पिता बहुत मजबूत हैं और आसानी से अपने प्रत्येक हमले को अवरुद्ध कर देते हैं। आर्थर को पता चलता है कि उनके पिता अपने जादू का उपयोग लाठी को सुदृढ़ करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए वह भी ऐसा करने का फैसला करता है और अपनी लकड़ी की तलवार में अपने मन को डालता है। इसके तुरंत बाद वह अपने पिता पर एक बार फिर से दौड़ता है, जो आश्चर्यचकित होता है जब आर्थर का हमला आधे में अपनी छड़ी को तोड़ने का प्रबंधन करता है। आर्थर मुस्कुराता है और दावा करता है कि उसकी लकड़ी उसके पिता की लकड़ी से बेहतर है, लेकिन उनके पिता का दावा है कि स्टेमिना हालांकि अधिक मायने रखती है। भले ही उनके पिता को पता चलता है कि आर्थर एक विलक्षण है, इसलिए वह अपनी पत्नी से आर्थर को शहर से बाहर भेजने के बारे में एक वास्तविक ट्यूटर के लिए बाहर भेजने का कठिन निर्णय लेता है। उसकी मां एलिस पूरी तरह से इसके खिलाफ है क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसका प्यारा बेटा उससे दूर हो जाए क्योंकि वह केवल 4 साल का है। रेनॉल्ड्स का तर्क है कि सिर्फ 4 साल की उम्र में आर्थर की लकड़ी अपने से अधिक शक्तिशाली है, जिसका अर्थ है कि उसे एक कुशल योद्धा द्वारा प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वे एक फैसले में आ सकें, आर्थर ने यह दावा करते हुए कहा कि उन्हें सभी को एक साथ जाना चाहिए। भले ही यह एक बहुत ही गूंगा विचार की तरह लगता है, दोनों माता पिता तुरंत सहमत हैं, शायद इसलिए कि आवास संकट ने वास्तव में अभी तक उनकी दुनिया को प्रभावित नहीं किया है। कुछ दिनों बाद एलिस और रेनॉल्ड्स के पिछले पार्टी के सदस्य उनके साथ यात्रा करने के लिए पहुंचते हैं और आर्थर ने उन सभी से अपना परिचय दिया। उनके माता पिता की पुरानी पार्टी में एडम, नेता, एंजेला, बिग जुगर्ड वुमन, डर्ड, औसत दिखने वाली आदमी, हेलेन, आर्चर और जैस्मीन, मैनिक पिक्सी लड़की शामिल थी, जो किसी कारण से आर्थर के बारे में संदिग्ध लगती है। जल्द ही वे आगे बढ़ना शुरू करने का फैसला करते हैं और आर्थर को पता चलता है कि यह दुनिया अभी भी अपनी दुनिया की तुलना में परिवहन के एक बहुत ही आदिम मोड का उपयोग करती है, जहां उन्हें खाने के लिए हर जगह जाने के लिए एयर उबर्स मिला है। लेकिन यह इतना अच्छा नहीं होता है जब भोजन की गंध के कारण भेड़िया राक्षसों का एक झुंड जंगल से बाहर दिखाई देता है। जैस्मीन ने तुरंत कार्रवाई की, 2 खंजर को पकड़ लिया और लड़ाई में कूदते हुए उसके सामने आने वाले किसी भी भेड़िया को मार डाला। रेनॉल्ड्स, एडम और हेलेन सभी अपने स्वयं के हथियारों से कुछ और भेड़ियों को मारते हैं। इस बीच डर्ड और एंजेला अपने जादू का उपयोग शेष जानवरों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए करते हैं। उस रात वे राक्षसों के मांस पर दावत देते हैं और थोड़ी देर बाद एलिस ने नोटिस किया कि रेनॉल्ड्स अभी भी उसकी बाह से खून बह रहा है और उसे ठीक करने का फैसला करता है। पार्टी के बाकी सदस्य तुरंत अपने पदों से खड़े होते हैं और उनके चारों ओर एक सुरक्षात्मक चक्र बनाते हैं जो आर्थर को भ्रमित करता है। लेकिन उसे जल्द ही पता चल जाता है कि एलिस एक बहुत ही खास दाना है, जिसके पास हीलिंग मैजिक है जो बेहद दुर्लभ है। अपनी दुर्लभता के कारण एलिस हमेशा पकड़ने के खतरे में है और यह एक कारण था कि वे रडार के नीचे रहने के लिए ग्रामीण इलाकों में चले गए।
शुक्र है हीलिंग मैजिक बिना किसी मुद्दे के काम करता है, लेकिन उसके बाद एडम ने फैसला किया कि उसे कुछ व्यायाम की जरूरत है और आर्थर को उसके साथ प्रशिक्षित करने के लिए कहता है। आर्थर प्रशिक्षण के लिए सहमत हैं, जबकि एडम किसी भी नुकसान को रोकने के लिए अपने तेज भाले को कुछ कपड़े से लपेटता है। वे विरल सत्र के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने हथियारों को मैना के साथ चार्ज करते हैं। लेकिन एडम के आश्चर्य, आर्थर ने पहला कदम उठाने का फैसला किया क्योंकि वह अपनी गति को बढ़ाने के लिए जादू का उपयोग करता है। एडम की ओर बिजली की गति से आगे बढ़ता है, गायब होने से पहले और फिर उसके पीछे दिखाई देता है। एडम को आश्चर्यचकित करना। दुर्भाग्य से आर्थर फिसल जाता है, जो एडम को प्रतिक्रिया करने का समय देता है, और जल्द ही वे एक तीव्र आगे और पीछे बंद हो जाते हैं। हर कोई आर्थर की तेजता से हैरान है, लेकिन आखिरी क्षण में वह अपने हल्के शरीर की वजह से हवा में फेंक दिया जाता है और एंजेला को उसे अपने पवन जादू से बचाने के लिए मजबूर किया जाता है। वह नीचे जमीन पर धीरे धीरे जमीन पर उतरता है, जबकि टीम के बाकी सदस्य एडम को ऐसे छोटे लड़के के खिलाफ ओवरबोर्ड जाने के लिए डांटना शुरू कर देते हैं। एडम ने खुद का बचाव करने की कोशिश की, यह दावा करते हुए कि लड़का बहुत मजबूत है, लेकिन कोई भी उसे नहीं सुनता है। दूसरी ओर जैस्मीन आर्थर के कौशल से बहुत घिरी हुई है और उनसे उन तकनीकों के बारे में सवाल पूछना शुरू कर देती है जो वह उपयोग कर रहे हैं। अगले कुछ दिन जल्दी से आर्थर ट्रेनों के रूप में चलते हैं। पार्टी के लगभग हर एक सदस्य के साथ कुछ और ट्रेन करते हैं। एडम से लांस तकनीक सीखना, रेनॉल्ड्स से पुशअप, हेलेन से तीरंदाजी और जैस्मीन से उसैन बोल्ट की तरह चल रहा है, जो लगता है कि छोटे लड़के को काफी पसंद है। वह उस पर किसी बच्चे के तेल के साथ एक छोटी सी तलवार देकर उसे एक दीदी पार्टी में लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मां नहीं चाहती कि आर्थर पकाए, इसलिए वह उसे दूर बुलाए। जल्द ही वे गाड़ियों में अपनी यात्रा जारी रखना शुरू कर देते हैं, जब अचानक उन्हें कुछ रहस्यमय परिस्थितियों में रुकने के लिए मजबूर किया जाता है। अचानक तीरों का एक गुच्छा उनकी ओर उड़ता है और आर्थर को तुरंत पता चलता है कि वे डाकुओं द्वारा हमला कर रहे हैं। डड और एडम तुरंत गाड़ियों के सामने कूदते हैं, जबकि एंजेला अपने पवन जादू का उपयोग करती है ताकि उनकी ओर आने वाले सभी तीरों को उड़ा दिया जा सके। आर्थर केवल यह पता लगाने के लिए कि वे पूरी तरह से सभी पक्षों से डाकुओं से घिरे हुए हैं। बदसूरत दस्यु नेता ने अपने गुंडों को एलिस और आर्थर को चोट नहीं पहुंचाने और बाकी सभी से छुटकारा पाने का आदेश दिया, क्योंकि उन्हें उच्च राशि के लिए बेचा जा सकता है। द डाकू सभी समझौते में चिल्लाते हैं और युद्ध क्षेत्र में कूदते हैं, जहां वे रेनॉल्ड्स और उनकी पार्टी द्वारा पकाने लगते हैं। एक एक करके पार्टी के सभी सदस्य एक एक करके डाकुओं को खत्म करना शुरू कर देते हैं और आर्थर जानता है कि उनकी पार्टी व्यक्तिगत आधार पर बहुत मजबूत है। लेकिन समस्या तब उभरने लगती है जब डाकू उन्हें सरासर संख्याओं से अभिभूत करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। पार्टी के सदस्य लगातार लड़ाई से थकने लगते हैं, जबकि दस्यु नेता रेनॉल्ड्स के खिलाफ एक V1 के लिए जाता है और उसे उस कार्ट में पटक देता है जिसमें आर्थर है। कार्ड नष्ट हो जाता है क्योंकि एलिस जल्दी से रेनॉल्ड्स की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अपने जादू का उपयोग नहीं करने के लिए कहता है क्योंकि इससे स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। वह उठता है और आर्थर से कहता है कि वह अपनी मां को कहीं सुरक्षित ले जाए, जबकि वह दस्यु नेता के साथ काम करता है। आर्थर आश्चर्यचकित करता है कि उन्हें विलेख करने के लिए समय कब मिला, लेकिन फिर भी एलिस के साथ भागने का फैसला किया। दस्यु नेता उनके बाद जाने की कोशिश करता है, लेकिन रेनॉल्ड्स ने उस पर एक बार फिर हमला किया, जिससे वह अपना बचाव करने के लिए मजबूर हो गया। आर्थर चलता रहता है, लेकिन जल्द ही कई दुश्मनों द्वारा अवरुद्ध अपना रास्ता पाता है। शुक्र है कि उनकी पार्टी के सदस्य पेशेवर हैं और वे एक एक करके अपने रास्ते में सभी डाकुओं को खत्म करने का प्रबंधन करते हैं। आर्थर ने उन्हें उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और पूरी गति से चलते रहे, जब अचानक वे एक दाना से घात लगाकर घुमा जो उन पर अपने पवन जादू के साथ हमला करता है। आर्थर ने अपनी मां को सुरक्षा के लिए धकेलने का फैसला किया, जबकि वह क्षति के खामियों से टकरा जाता है, उसे हवा में और चट्टान पर धकेल देता है। वह फैसला करता है कि वह अकेले मरने वाला नहीं है और अपने हमलावर पर एक रस्सी से बंधे अपने चाकू को फेंक देता है, साथ ही उसे नीचे लाता है। डड और एंजेला दोनों तुरंत युवा आर्थर को बचाने के लिए अपने जादू का उपयोग करने की कोशिश करते हैं, जबकि उनकी मां ने अपना नाम आंसू भरी आंखों से चिल्लाते हैं। लेकिन उस समय आर्थर को शांतिपूर्ण लगता है, जैसे कि उसने कुछ हासिल किया हो। वह सोचता है कि क्या यह खुशी महसूस होती है, जब अचानक उसकी आंखों में आंसू बन जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि वह एक बड़ा भाई बनने जा रहा था, लेकिन अब वह जीवन उससे दूर हो गया है। जैसा कि आर्थर गिरने के बाद अपनी आंखें खोलता है, वह पाता है कि वह अभी भी जीवित है। वह आश्चर्य करता है कि वह कहाँ है, जब अचानक उसके नीचे की जमीन हिलने लगती है क्योंकि उसकी ओर कुछ बहुत बड़ा चलता है। आर्थर उठने और देखने की कोशिश करता है कि क्या आ रहा है, और वह एक डरावने दिखने वाले दानव से पूरी तरह से भयभीत है जो उसे अपने नाम से पुकारता है। आर्थर दानव से घबरा गया है, लेकिन वह एक चाड़ है जो बिना लड़ाई के नीचे नहीं जाएगा। वह उस पर हमला करने के लिए दानव पर छलांग लगाता है, लेकिन धीरे से दूर हो जाता है। जैसे जैसे वह उठता है, दानव उसे बताता है कि उसके पास अभी भी बहुत कुछ सीखने के लिए है और फिर उसे आश्वासन देता है कि वह एक दोस्त है। आर्थर यह नहीं समझता कि नरक क्या चल रहा है, और फिर दानव अचानक उसके लिए कुछ फल लेने लगे। वह आर्थर को बताती है कि उसे बात करना शुरू करने से पहले उसे खाने की जरूरत है, क्योंकि वह किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने जा रही है। आर्थर के पास फलों को कम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और फिर वह दानव से पूछता है कि क्या उसके माता पिता ठीक हैं।
वह उसे सड़क का एक दृश्य दिखाती है जहां उसके माता पिता और उनके दोस्तों ने डाकुओं से लड़ाई की और यह डाकुओं के शवों से भरा हुआ है। दानव आर्थर को बताता है कि वह हर कोई जानता है कि वह जीवित है और उन्होंने अपनी यात्रा को सुरक्षित रूप से जारी रखा। आर्थर को आंसू में ले जाया जाता है क्योंकि राहत यह सुनकर उसके दिल को भर देती है। वह फिर दानव से उसका नाम पूछता है ताकि वह उसे ठीक से धन्यवाद दे सके और वह खुद को सिल्विया के रूप में पेश करती है। कुछ दिन आर्थर के साथ अभी भी सिल्विया की गुफा में गुजरते हैं, फलों को खुद को बनाए रखने के लिए खा रहे हैं, जबकि उसकी चोटें ठीक हो जाती हैं। वह जल्द से जल्द अपने माता पिता के पास जाना चाहता है, लेकिन सिल्विया उसे बताता है कि यह इतना आसान नहीं है क्योंकि उसे उस जंगल से गुजरना होगा जो खतरनाक राक्षसों और डाकू से भरा है। हालांकि उसके पास अपने परिवार के साथ आर्थर को एकजुट करने का एक और तरीका है, लेकिन इसमें अंतरिक्षमय के कपड़े में एक छेद बनाना शामिल है और इसमें बहुत समय लगता है। आर्थर इसे समझता है और जबकि सिल्विया अंतरिक्ष और समय में छेद तैयार करता है, वह अपने कौशल को प्रशिक्षित करना जारी रखता है। अब वह समझता है कि भले ही सिल्विया एक दानव की तरह दिखती है, वह वास्तव में दयालु है और इससे भी ज्यादा वह विशेष रूप से उसके बारे में बहुत परवाह करती है। एक दिन जैसा कि आर्थर अपने मैनाकोर पर काम कर रहा है, सिल्विया ने उसे एक चाल सिखाने का फैसला किया है जो मनुष्यों को नहीं पता है। वह मैना को हवा से इकट्ठा करती है और उसके हाथ में एक गेंद बनाती है। आश्चर्यजनक आर्थर, जिसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। सिल्विया उसे बताता है कि अधिकांश मनुष्य सोचते हैं कि वे या तो मन को इकट्ठा कर सकते हैं या इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति में कई जीव एक ही समय में दोनों चीजों को कर सकते हैं। वह आर्थर को ट्रिक सिखाने की पेशकश करती है, लेकिन इससे पहले वह जानना चाहती है कि वह एक बार क्या करेगी जब वह इसे सीखने के बाद मजबूत हो जाएगी। आर्थर इसके बारे में लंबा और कठिन सोचता है और फिर घोषणा करता है कि एक बार जब वह मजबूत हो जाता है तो वह हर किसी को मार देगा जो अपने लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन सिल्विया को वह जवाब पसंद नहीं है और वह उसे दूर क्लिक करती है। आर्थर इस पर नाराज हो जाता है, लेकिन सिल्विया उसे बताता है कि वह उसकी परीक्षा में विफल रहा है क्योंकि वह किसी को भी इस तरह की विक्षिप्त हिंसक प्रवृत्तियों के साथ नहीं सिखाने जा रही है। आर्थर इससे उलझन में है क्योंकि उसने अपने पिछले जीवन में केवल एक चीज सीखी थी कि आप अपने दुश्मनों को मारने के लिए मजबूत हो जाते हैं। हालांकि जब सिल्विया उससे पूछता है कि क्या वह हर समय हिंसा के बारे में सोचने में मजा देता है, तो आर्थर चुप हो जाता है। सिल्विया तब उसे बताता है कि हिंसा से अलग ताकत का उपयोग करने के अन्य तरीके हैं और वह नहीं चाहती कि वह क्रोध और हिंसा पर अपना जीवन बर्बाद करे। उसके शब्दों ने आर्थर के साथ एक तंत्रिका मारा और उसे लगता है कि सिल्विया अपने पिछले जीवन के बारे में सब कुछ जानता है। वह फिर अपना प्रारंभिक प्रश्न दोहराता है और पूछता है कि वह एक बार मजबूत होने के बाद क्या करेगा, और इस बार आर्थर जवाब देता है कि वह उन लोगों की रक्षा करेगा जिनकी वह परवाह करता है। सिल्विया उस उत्तर से प्रसन्न है और वह आर्थर सिखाना शुरू कर देती है कि कैसे सीधे अपने परिवेश से इसे इकट्ठा करते हुए जादू का उपयोग करें। आर्थर इसे वास्तव में जल्दी से भी सीखता है, लेकिन जैसे ही वह यह दिखाने के लिए चलता है कि वह इसे सिल्विया के लिए कर सकता है, वह उसे गुफा के किनारे पर मारती है और उसे चट्टानों में दफन करती है। आर्थर उलझन में है, लेकिन सिल्विया टेलीपैथी के माध्यम से उससे बात करता है और उसे कोई आवाज नहीं करने के लिए कहता है। कुछ ही समय बाद सिल्विया जैसा एक और दानव वहां पहुंचता है और उसे उसके साथ वापस आने के लिए कहता है। वह उसके साथ जाने से इनकार करती है, इसलिए दानव उस पर एक ऊर्जा गेंद को गोली मारता है। आर्थर चिंतित है, लेकिन सिल्विया ने उसे आश्वासन दिया कि वह ठीक हो जाएगी। वह फिर से लड़ने के लिए उठती है और अपनी पूरी शक्ति को उजागर करती है, अपने दानव जैसे शरीर को चकनाचूर कर देती है और एक सफेद ड्रैगन में बदल जाती है। वह फिर दानव में एक हाइपर बीम को गोली मारती है जो मुश्किल से इसे ब्लॉक कर सकती है। वह उसे चेतावनी देता है कि इतनी बड़ी शक्ति का उपयोग करने से उसे बहुत खर्च होगा, लेकिन सिल्विया उसे बताता है कि उसे अपने जीवन से कोई पछतावा नहीं है। दानव किसी तरह उसके हमले को रद्द कर देता है और फिर उसे अपनी गहरी ऊर्जा गेंदों के साथ बमबारी करता है, जिनमें से कुछ ने गुफा को मारा। आर्थर की सुरक्षा की पुष्टि करने की कोशिश करते हुए सिल्विया विचलित हो जाता है और दानव ने उसे एक बड़े हमले के साथ बाहर खटखटाने का फैसला किया। सिल्विया को पता चलता है कि आर्थर इस खतरे के कारण खतरे में आ जाएगा, इसलिए वह यह सब जोखिम में डालने का फैसला करती है ताकि वह बच सके। वह समय को रोकने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग करती है और फिर आर्थर को बाहर बुलाती है, उसे बताती है कि उसे अब घर जाने की जरूरत है। वह अंतरिक्ष और समय में एक छेद खोलती है, उसे बताती है कि यह उसे सीधे अपने परिवार में नहीं ले जाएगा, लेकिन अब वह अपने लिए जीवित रहने के लिए पर्याप्त मजबूत है, जबकि वह उन्हें खोजता है। आर्थर को पता चलता है कि सिल्विया उसके लिए खुद को बलिदान कर रहा है और उसकी वजह से उसका दिल टूट जाता है, लेकिन वह उसे उन लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने का वादा करता है जो वह प्यार करता है। फिर वह उसे एक क्रिस्टल अंडे और एक पंख के रूप में कुछ विदाई उपहार देती है, उसे इसकी अच्छी देखभाल करने के लिए कहती है। उसके बाद वह आर्थर को चूमती है और अचानक उसे अपनी दोनों बाहों पर सुनहरा टैटू मिलता है। सिल्विया उसे बताता है कि वह सही समय आने पर उनका अर्थ और उद्देश्य सीखेगा, लेकिन अभी के लिए यह विदाई है। वह फिर उसे बताती है कि उसे घर भेजने के लिए एक पोर्टल तैयार करने के लिए वास्तव में इस समय की आवश्यकता नहीं थी और उसने इस प्रक्रिया में देरी की क्योंकि उसने उसके साथ बिताए कुछ दिनों का आनंद लिया। आर्थर यह सुनकर रोना शुरू कर देता है और फिर उसे पता चलता है कि वह अभी उसकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, भले ही उसने वादा किया हो कि वह हर किसी को प्यार करता है जिसे वह प्यार करता है। सिल्विया उसे बताता है कि उनका वादा इस स्थिति में लागू नहीं होता है और उसे जल्दी करने के लिए कहता है। वह उसे बताता है कि उसे परवाह नहीं है कि क्या वह एक ड्रैगन या एक दानव है, क्योंकि वह उसके लिए परिवार है और आप कभी भी परिवार को पीछे नहीं छोड़ते हैं। सिल्विया आर्थर को बताता है कि उसके पास पहले से ही एक माँ है, इसलिए वह अपनी दादी को बुलाने का फैसला करता है और ड्रैगन यह सुनकर रोने लगती है।
वह फिर आर्थर को पोर्टल में ले जाती है और वह अंडे और पंख को अपने साथ ले जाती है। लेकिन जैसे ही वह पोर्टल में प्रवेश करता है और सिल्विया को एक अंतिम अलविदा कहने के लिए वापस मुड़ता है, वह खुद को खींचता हुआ पाता है। एक बार जब वह चला जाता है तो सिल्विया अपनी शक्ति जारी करता है और गुफा में समय को सामान्य कर देता है। तुरंत दानव के हमले से टकरा जाता है। वह जमीन पर गिर जाती है, लेकिन जैसे ही वह उसकी ओर चलता है, अपनी जीत के बारे में आश्वस्त है, सिल्विया ने उस पर एक तेजी से एक खींच लिया, उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज में अपनी पूरी शक्ति के साथ विस्फोट कर दिया। दूसरी ओर आर्थर पोर्टल के माध्यम से यात्रा कर रहा है, जहां वह फिर से सिल्विया की आवाज सुनता है। वह उसे बताती है कि दुखी होना ठीक है, लेकिन उसे उस उदासी को एक दिन खुशी में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आर्थर उसे बताता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन सिल्विया कहती है कि वह जानती है कि वह ऐसा कर सकती है क्योंकि वह इतिहास का सबसे मजबूत राजा था। आर्थर यह सुनकर हैरान है कि वह अपने पिछले जीवन के बारे में जानती है और वह सिल्विया से पूछना चाहती है कि क्या वह थी जो उसे इस दुनिया में लाया था। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर सके, वह पोर्टल से बाहर निकलता है। आर्थर को सिल्विया के बारे में रोने के बाद वह उठता है और क्रिस्टल अंडे को अपनी थैली के अंदर रखता है। फिर वह यह पता लगाने के लिए चारों ओर देखता है कि वह खतरों से भरे घने जंगल में है। आर्थर अचानक एक लड़की को दूरी में चिल्लाते हुए सुनता है और वह उसे देखने के लिए पेड़ों के माध्यम से छलांग लगाता है। वह जल्द ही एक योगिनी लड़की का अपहरण करने वाले डाकुओं का एक गुच्छा पाता है और इस बारे में बात कर रहा है कि अगर वे उसे एपस्टीन द्वीप पर बेचते हैं तो उन्हें बहुत पैसा कैसे मिल सकता है। यह उसे उस समय की याद दिलाता है जब उसके समूह पर डाकुओं द्वारा हमला किया गया था और उन्होंने उसके साथ एक ही काम करने की योजना बनाई। वह योगिनी लड़की को अपहरण करते हुए देखकर उग्र हो जाता है, लेकिन सिल्विया के अपने वादे के बाद वह अपने क्रोध को उसका उपभोग नहीं करने देता। इसके बजाय वह डाकुओं का पालन करने का फैसला करता है क्योंकि वे निश्चित रूप से उसे निकटतम मानव बस्ती में ले जाएंगे। शाम को जब डाकू एक ब्रेक लेते हैं तो वे उसे बेचने से पहले लड़की के साथ मस्ती करने के बारे में बात करने लगते हैं और यह वह जगह है जहां आर्थर लाइन खींचता है। वह इन पीडीएफ फाइलों से निपटने के लिए मैना इकट्ठा करना शुरू कर देता है और फिर नोटिस करता है कि वे जादू के रंगों का उपयोग करके जंगली राक्षसों को नियंत्रित कर रहे हैं। वह जानवरों पर कुछ नट फेंकता है जिससे वे सतर्क हो जाते हैं और जोर से हाउल हो जाते हैं। डाकुओं को घबराहट होती है क्योंकि यह सभी प्रकार के राक्षसों को उनकी ओर आकर्षित कर सकता है और उनमें से एक तुरंत उन्हें सबमिशन में हरा देता है। आर्थर इस पल का इंतजार कर रहा था और वह दस्यु के पीछे जाने और उसे मारने से पहले उसके हाथ के चारों ओर मन का एक ब्लेड बनाता है। वह दस्यु का चाकू चुराता है और बस एक और आदमी वहां आता है जो उसकी तलाश में आता है। आर्थर उसे मारता है इससे पहले कि वह एक आवाज कर सके, लेकिन वह पाता है कि उसके शरीर में सहनशक्ति का अभाव है कि वह इतना घूमने के लिए है। इससे पहले कि उसके पास आराम करने का समय हो, एक तीसरा दस्यु अपने दोस्तों की तलाश में आता है और आर्थर तुरंत उस पर हमला करता है। हालांकि वह केवल अपने पैर को घायल कर सकता है और दस्यु अपने दोस्त को बाहर बुलाता है, उसे सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें उनके साथ एक युवा दाना मिला है। चौथा बैंडिट उत्साहित हो जाता है क्योंकि इतनी कम उम्र के जादू उपयोगकर्ता दुर्लभ हैं और उसे बेचकर बहुत पैसा मिल सकता है। वह उसे चोट नहीं पहुंचाने का फैसला करता है और इसके बजाय जादू का उपयोग करने के लिए तलवार को नीचे रखता है। फिर वह आर्थर में अपने जादुइन संक्रमित पंजे के साथ छलांग लगाता है जो उनके नीचे जमीन को कुचलते हैं। आर्थर किसी तरह हमले को चकमा देता है और फिर दस्यु को किक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उससे ज्यादा तेज है। आर्थर अंत में जुड़े एक धागे के साथ उस पर चाकू फेंकता है, लेकिन अनुभवी डाकू जल्दी से उसे पकड़ लेता है और फिर उसकी ओर चकरा देता है। वह लड़के को उसे नीचे गिराने के लिए पर्याप्त शक्ति के साथ मारता है और फिर उसे उल्टा पकड़ लेता है। लेकिन तब आर्थर अपने पैर पर फायर मैजिक का उपयोग करता है जिससे उसे छोड़ने के लिए दस्यु को मजबूर किया गया। दस्यु ठीक होने से पहले आर्थर ने चाकू को फिर से उस पर फेंक दिया और इस बार वह इसे अपनी गर्दन के चारों ओर घुमाता है ताकि वह ब्लेड को चकमा न दे सके क्योंकि यह उसके माथे को छेदता है। आर्थर तब अंतिम दस्यु के साथ काम करता है और एल्फ गर्ल को मुक्त करता है जो उसे अपने अतीत से किसी की याद दिलाता है। वह जल्दी से स्मृति से बाहर निकलता है और लड़की को बताता है कि वह अब घर जाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह चिंतित हो जाती है क्योंकि वह अपनी चोटों को देखती है। आर्थर उसे बताता है कि यह कुछ भी गंभीर नहीं है और फिर लाशों को कवर करता है ताकि लड़की को भयानक दृष्टि न दिखाई दे। वह अभी भी उनके बारे में उत्सुक है, इसलिए वह उसे बताती है कि वे एक दुर्घटना के साथ मिले थे और वे उसे अब और परेशान नहीं करेंगे। आर्थर तब गाड़ी में कुछ सामान ढूंढता है और लड़की को अब घर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह अपना हाथ पकड़ लेती है क्योंकि वह डरती है। वह उसे साथ ले जाने के लिए भीख मांगती है और वह उस पर दया करने का फैसला करती है और उसे टैग करने की अनुमति देती है। वह तब गुलाम राक्षसों की ओर मुड़ता है और उन्हें अपने दुख से बाहर निकालने का फैसला करता है क्योंकि यह उन्हें मुक्त करने के लिए एक अच्छा विचार नहीं लगता है। दूसरी ओर योगिनी लड़की सींग वाले भेड़ियों को मुक्त करने का फैसला करता है क्योंकि कल्पित बौने सभी जीवन रूपों का सम्मान करते हैं और यदि वह राक्षसों को मुक्त नहीं करता है तो वे मर जाएंगे। आर्थर ने उसे इसके खिलाफ चेतावनी दी, लेकिन उसे यकीन है कि राक्षस उन पर हमला नहीं करेंगे। वह उन्हें मुक्त करती है और राक्षस वास्तव में शांति से छोड़ देते हैं, जिससे आर्थर ने प्रकृति के साथ लड़की के संबंध में अचंभा कर दिया। उसके बाद वह अपने घर को छोड़ने का फैसला करता है और जैसे ही वे एक ब्रेक के लिए रुकते हैं उसे पता चलता है कि उसका नाम ताशा है। वह कुछ खाना पकाता है और उसे खाने के लिए कहता है, भले ही वह भूखा न हो क्योंकि इससे उसे ताकत बनाने में मदद मिलेगी। और वे शब्द उसे सिल्विया की याद दिलाते हैं। वैसे भी वह भोजन के बारे में उपद्रव करते हुए नोटिस करता है क्योंकि यह अच्छा स्वाद नहीं लेता है और कुछ मीठा खाने की मांग करता है। आर्थर सोचता है कि उसे उससे सीखना चाहिए कि कैसे एक सामान्य बच्चा होने का नाटक करना है क्योंकि वह अपनी उम्र का पहला बच्चा है जो वह कभी मिला है।
टेस तब उससे पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है और आर्थर उसे बताता है कि वह अपने माता पिता से अलग हो गया। वे कल्पित बौने गांव को खोजने के लिए अपनी यात्रा जारी रखते हैं और आर्थर वांछित की तुलना में काफी लंबा समय लगता है। टेस उसे अपने गांव के बारे में बताता रहता है और आर्थर को पता चलता है कि मनुष्यों की तुलना में कल्पित बौने का जीवन काफी अलग है। अचानक वह उनके पीछे एक सींग वाले भेड़िया को महसूस करता है और वह उसे मारने का फैसला करता है। रात में वह टेस को तंबू में सोने के लिए कहता है, जबकि वह बाहर देखता रहता है और फिर क्रिस्टल अंडे को देखना शुरू कर देता है जो सिल्विया ने उसे दिया था। जैसा कि वह सोच रहा है कि यह वास्तव में क्या है, टेस उसे बाहर बुलाता है, उसे तंबू के अंदर आने के लिए कहता है। वह वादा करती है कि वह उसे अपने परिवार से गुप्त रखेगी कि वह उसके साथ सोती थी, लेकिन आर्थर उसे बताता है कि वह बाहर ठीक है। उसे यह महसूस करने में देर नहीं लगती कि टेस तंबू में अकेले रहने से डरता है और वह उसके अनुरोध को हास्य देने का फैसला करता है और तंबू के अंदर चला जाता है। वहां टेस ने सभी मनुष्यों पर आरोप लगाया कि वे कई पत्नियां हैं और आर्थर सिर्फ इच्छाएं हैं कि यह सच था। वह टेस से पूछता है कि उसे किसने बताया और वह उसे बताती है कि यह उसका दादा था। आर्थर ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि केवल रईसों के पास कई पत्नियों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त पैसा है, लेकिन टेस अपने जवाब के माध्यम से आधे रास्ते में सो जाता है। अगले दिन वे अपनी यात्रा को फिर से शुरू करते हैं और टेस आर्थर के आसपास तेजी से आराम से बढ़ने लगता है। वह लोकी से नाराज है क्योंकि वह जल्दी करना चाहता है और अपने परिवार को ढूंढना चाहता है। और फिर एक और समस्याग्रस्त बात होती है। वह अपने मोनोकोर में एक तेज दर्द महसूस करना शुरू कर देता है जो उसे इतना कमजोर बनाता है कि वह भी नहीं चल सकता। और टेस कुछ जड़ी बूटियों को खोजने के लिए जंगल में भागता है जो उसे ठीक कर सकते हैं। जैसा कि आर्थर अकेला बैठा है, दर्द को सहन करने की कोशिश कर रहा है, सींग वाले भेड़िया को वह पहले मुक्त कर देता है। आर्थर ने यह सोचकर कहा कि राक्षस ने उस पर हमला करने के लिए चुना जब वह अपने सबसे कमजोर पर होता है और बस टेस जड़ी बूटियों के साथ लौटता है। वह उसे दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि राक्षस उन पर हमला करने के लिए बाहर है, लेकिन हमला करने के बजाय राक्षस जमीन पर एक मृत सूखा छोड़ देता है और वापस जंगल में जाता है। आर्थर वास्तव में इससे भ्रमित है, लेकिन टेस उत्साह से उसे बताता है कि जानवर अपने जीवन को बचाने के लिए एहसान को चुकाना चाहता था। सुअर का मांस खाने से आर्थर बेहतर महसूस कराता है और फिर टेस उसे बताता है कि उसे कोई जड़ी बूटियां नहीं मिली, लेकिन उसे कुछ मशरूम मिले जो उसके गांव की महिलाएं हर समय खाते हैं। आर्थर उन्हें बिना सोचे समझे बिना खाता है, लेकिन फिर उसे दस्त का एक बुरा मामला मिलता है। उसके बाद वे दोनों तंबू में लौटते हैं और टेस ने आर्थर को मानव और बौने राज्यों की कहानियों के बारे में बताना शुरू कर दिया है जो उसने अपने दादा से सुना है। वह कहती है कि वह वास्तव में उन राज्यों को देखना चाहती है, लेकिन जाहिर है कि वे बुरे लोगों से भरे हुए हैं, इसलिए वह वहां नहीं जा सकती है और एल्फ गांव में बाहरी लोगों को अनुमति नहीं है। आर्थर केवल आधे को सुनता है कि वह क्या कह रही है क्योंकि उसकी थकान उसे पकड़ लेती है और वह सो जाता है। अगले दिन आर्थर का दर्द वापस आ जाता है, लेकिन वह इसे किसी तरह समाप्त कर देता है क्योंकि योगिनी गांव पास में है। टेस आर्थर को बताता है कि वे अब पहले से ही दोस्त हैं, लेकिन वह नहीं जानता कि इसका जवाब कैसे दिया जाए क्योंकि उसके पास कभी कोई दोस्त नहीं था और उनके बीच चीजें अजीब नहीं होती हैं। आर्थर अपने पुराने जीवन में एक दोस्त के लिए निकटतम व्यक्ति को याद करना शुरू कर देता है और उसने उसे कैसे मार डाला, जब अचानक टेस उत्साह के साथ चिल्लाने लगती है क्योंकि वह एल्फ गांव के दरवाजे को देखता है। आर्थर इसे देखकर हैरान है, लेकिन टेस ने अपना हाथ उसकी ओर रखा, उसे उसके साथ आने के लिए कहा। वह अपना हाथ ले जाता है और एल्फ गांव में जाता है, जहां एक घुसपैठिया को महसूस करते हुए गार्ड का एक गुच्छा तुरंत आता है। आर्थर यह भी नहीं समझता कि क्या हो रहा है क्योंकि गार्ड उसे गिरफ्तार करते हैं और जैसा कि वह टेस की आंखों में एक उदासीन रूप देखता है, वह आश्चर्य करता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। जैसा कि आर्थर देखता है कि टेस अपनी दलीलों के बावजूद चुप है, उसे पता चलता है कि वह उस पर भरोसा करने के लिए बहुत जल्दी है। भले ही उसने उसे जंगल में अपना दोस्त कहा, लेकिन आर्थर सोचता है कि इस तरह की स्थितियों में शब्दों का कोई मतलब नहीं है। वह यह सोचकर घबराता है कि उसे अधिक सावधान रहना चाहिए था और योगिनी सैनिक उसे मारने के लिए अपने हथियार खींचते हैं। टेस तुरंत कार्रवाई में स्प्रिंग्स करता है क्योंकि वह प्रक्रिया करती है कि क्या हो रहा है और गार्ड को रोकने के लिए कहता है। वे उसे बताते हैं कि आर्थर एक खतरनाक इंसान है और उन्हें उसे नुकसान पहुंचाने से पहले उसे खत्म करना होगा। टेस उसे बताता है कि आर्थर उसका दोस्त है जिसने उसे बचाया, लेकिन गार्ड उस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है। इसके बजाय वह आर्थर पर टेस को ब्रेन वॉश करने का आरोप लगाता है जब अचानक एक शक्तिशाली आवाज उसे बंद करने के लिए कहती है। अचानक एक पोर्टल उनके सामने दिखाई देता है और एक पुराना योगिनी इसके बाहर कदम रखता है, सैनिकों को बताता है कि लड़के को एक बार जाने दें। जैसा कि टेस आर्थर पर जांच करने के लिए जाता है, वह उसे धमकी देने के लिए सैनिकों पर चाबुक मारती है, लेकिन पुराने योगिनी जो उसके दादा हैं उसे बताती हैं कि उनकी प्रतिक्रिया यह देखते हुए उचित थी कि एक मानव लापता राजकुमारी के साथ उनके राज्य में आया था। योगिनी तब खुद को वायरियन के रूप में, कल्पित बौने के पूर्व राजा के रूप में पेश करती है और अपनी पोती के साथ साथ उनके राज्य की राजकुमारी को बचाने के लिए आर्थर को धन्यवाद देती है। यह आर्थर के लिए खबर है और उसके पास यह विश्वास करने में कठिन समय है कि यह डमी एक राजकुमारी है, लेकिन वह उसे एक स्मॉग मुस्कान देती है। वेरियन उससे पूछता है कि क्या उसने अपने दोस्त को उसकी शाही स्थिति के बारे में नहीं बताया, और जब टेस का कहना है कि उसने किया था, आर्थर शर्त लगा सकता है कि उसने नहीं किया। तभी उसके माता पिता वहां पहुंचते हैं और टेस अपनी बाहों में भाग जाता है। उसके पिता आर्थर को देखते हैं और किसी भी अन्य नस्लवादी योगिनी की तरह वह सैनिकों को तुरंत उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन वेरियन बताते हैं कि एक इंसान होने के बावजूद आर्थर ने टेस को बचाया और अपने घर को बचाया।
टेस भी उसके लिए बोलता है और अपने पिता को मजबूत करने के लिए आर्थर को उनके महल में आने देता है। वेरियन आर्थर को बताता है कि उन्हें बाद में एक चैट करने की आवश्यकता है और वह पुराने योगिनी से कुछ रहस्यमय शक्ति महसूस करता है।